नमस्कार। 9 महीने बाद हम लोग लगभग मिल पा रहे हैं। 9 महीने जेल जेल तो चलो बहुत सारे लोगों ने 9 महीने काटी हुई, लेकिन मैं शायद राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति हूँ, देश में मेरा स्थान कहाँ आता है मुझे पता नहीं, जिसको 121 दिन तक इस 9 महीने के दौरान पुलिस कस्टडी में रखा गया, यानी रिमांड पर रखा गया, यानी पुलिस हिरासत में रखा गया। पुलिस के जो बने हुए सींखचे हैं उनमें रखा गया। बहुत सारे साथी जो नाम आ रहे हैं मैं जानता हूं उनको, बहुत सारे नाम मेरे बार बार सामने आ चुके हैं पहले। ये वो साथी हैं जो मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं। 9 महीने की यातना का वह दौर, और वह यातना इसलिए कि किसी पीड़ित की पीड़ा को मैंने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने कहा कि भाई इस पूरे मामले में नेताओं ने और अफसरों ने गड़बड़ी की है तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, अनुसंधान करो। इस कारण से मुझे 9 महीने तक जेल में और पुलिस कस्टडी में रखा गया। आपके सामने सवाल आएगा कि साहब सरकार ने अखबारों में इतना छपाया, इतनी विज्ञप्तियां दी और कहा कि इससे ज्यादा खूंखार अपराधी कोई नहीं है, और आपके सामने बार बार अखबारों ने छापा कि साहब 44 केसेज यानी 44 केसेज मेरे खिलाफ हैं, ये बताया गया और मुझे घोर क्रिमिनल बताया गया। कोर्टों के सामने भी, जनता के सामने भी, अखबारों के माध्यम से भी और अन्य जितने भी तरीके हो सकते हैं बताया गया। तो अब आपको जानना जरूरी है कि सच में अगर 44 मुकदमे मेरे खिलाफ है तो मैं कितना बड़ा क्रिमिनल हूं, और 44 नहीं है तो झूठ क्या बोला गया था वह आपको ध्यान होना चाहिए। झूठ क्या था मेरे खिलाफ? क्रिमिनल रिकॉर्ड की जब हम बात करेंगे तो हमको एक तारीख याद रखनी पड़ेगी। वो तारीख है 31/3/2022। पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। पहला टुकड़ा इस तारीख से पहले का और दूसरा टुकड़ा इसके बाद का। इस तारीख को क्या हुआ था? कोर्ट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी बादशाह श्री अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, अनुसंधान करने का आदेश दिया था, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, यह कागजों से प्रूव हो रहा था कोर्ट के सामने, गैंगरेप, डकैती और अपहरण करने वाले 29 मुलजिम जिनको सीआईडी सीबी ने मुलजिम माना था, उनको बचाने में जिन जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश 31/3/2022 को हुआ था। मेरा आपराधिक रिकॉर्ड जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस तारीख से पहले मैं क्या था और इस तारीख के बाद में क्या बना दिया गया। मैं 44 मुकदमों का एक ग्राफ आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इस 44 मुकदमों से पहले, 31/3/2022 से पहले मेरे खिलाफ केवल एक मुकदमे में ट्रायल चल रहा था, और वह मुकदमा भी राजकार्य में बाधा का था, और मुकदमा दर्ज कराने वाले वह सरकारी अफसर थे जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर मेरे द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह एक मुकदमा था, लेकिन इस मुकदमे के साथ मुझे यह भी बताना पड़ेगा आपको कि 27 मुकदमे और दर्ज हुए थे इस तारीख से पहले, और उनका नतीजा भी आपको बता देता हूं। 22 मुकदमों को पुलिस ने अनुसंधान में झूठा पाया कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से अधिकतर मुकदमे वो थे जिनमें हाईकोर्ट ने सुपरविजन किया, लगातार पीछा किया, और पुलिस के लोगों ने नकारात्मक एफआईआर कोर्ट में पेश करके और हाईकोर्ट को बताया, और ऐसे करके उन्होंने इन झूठे मुकदमों से अपना पीछा छुड़वाया था। 22 मुकदमों को अनुसंधान में झूठा पाया गया। एक मुकदमा चल रहा था, 22 को झूठा पाया गया। 5 मुकदमों में कोर्ट ने यानी न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त करार करते हुए आदेश दे दिए थे। कुल मुकदमे कितने? 28 मुकदमे इस तारीख से पहले थे। 22 मुकदमों को झूठा पाया गया, 5 मुकदमों में कोर्ट ने दोष मुक्त किया, और एक मुकदमे में ट्रायल चल रहा था। वह भी मुकदमा उन लोगों ने दर्ज कराया जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर थी।
मुकदमे क्यों हुए? मुकदमे इसलिए हुए क्योंकि मैंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो, कोर्ट, पुलिस और जहां जहां जो हो सकता है वो सारे काम मैंने किए। आपको अगर याद आ रहा हो तो आरपीएससी चेयरमैन पूर्व जो थे हबीब खान गौरान, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला मैं ही दर्ज कराने वाला कंप्लेनेंट था। तो मुझे बताइए कौन मुझसे खुश होगा? तो वो खुशी जो है वह इन कागजों से आपको स्पष्ट प्रमाणित होती है। 31/3/2022 से पहले 28 मुकदमे, 22 को अनुसंधान में झूठा पाया गया, 5 में कोर्ट ने बरी किया और एक मुकदमा जो भी राजकार्य बाधा का था उसमें भी आरोप था। गोवर्धन सिंह आया, कागज फाड़ दिए, पेन तोड़ दिया। यह मुकदमा ट्रायल चल रहा था। इस प्रकार इस तारीख से पहले केवल एक मुकदमा, छोटा सा मुकदमा मेरे खिलाफ था। जो मुकदमे मैंने बताए 22, वह भी इसी सरकार के पूर्व कार्यकाल में एक साथ दर्ज हुए। एक साथ मुझे हिस्ट्री शीटर बनाया गया, इनाम घोषित किया गया और उस समय भी सरकार यही थी, मुख्यमंत्री भी यही थे। आपको लगता होगा मुख्यमंत्री क्या लेना, मामला विधानसभा में उठा था। राजस्थान नहीं, देश का ऐसा कोई मीडिया नहीं जिस समय यह नहीं छपाओ कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो में या करप्शन उजागर करने वाले के खिलाफ क्या दमन चक्र चलाया गया। इसलिए हर एक व्यक्ति को यह बात पता है। अब सवाल आता है 31/3/2022 को जब कोर्ट ने आदरणीय मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के बादशाह श्री अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का आदेश कर दिया तो सरकार में हलचल मच गई और उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन वकील साहब को पैक करो, क्योंकि ये वकील साहब उन 29 आरोपियों को, जिनको सीआईडी सीबी यानी राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था ने मुलजिम माना है, उन लोगों को जेल में डालने काम चल रहा था और उनको सरकार, मुख्यमंत्री जी और पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बचाया था। उन लोगों ने मिलकर यह प्लान किया। क्या प्लान किया? अब अपन शुरू करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड का पार्ट 2। इन्होंने 27 अप्रैल 2022 को मुझे पहले मुकदमे में गिरफ्तार किया। 31/3 को ऑर्डर हुआ था और 27 अप्रैल को इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। लगभग 27 दिन तक सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में रस्साकशी चली और वह जो आदेश था एफआईआर दर्ज करने का, उस पर कोई रोक के आदेश सरकार को और मुख्यमंत्री को और पुलिस के बड़े अधिकारियों को नहीं मिले। फिर निर्णय जो हुआ कि मुझे पैक करिए, तो पहला मुकदमा दर्ज किया और पहले मुकदमे में हाईकोर्ट का जो स्टे था उसको वैकेट कराया गया। हालांकि इसमें मुझे यह फैक्ट बताना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जो स्टे वैकेट किया गया था उसको वापस रिस्टोर कर दिया, लेकिन चूंकि तब तक मैं गिरफ्तार हो चुका था इसलिए वह आदेश मुझ पर प्रभावी नहीं था। वह रिट अभी तक पेंडिंग है। अब अगला सवाल, उस मुकदमे में गिरफ्तार होते ही मेरे को जिस न्यायालय में पेश किया गया, एक ही दिन में मुझे उसको न्यायालय ने, यानी पहली सुनवाई में उसी न्यायालय ने मुझे जमानत दे दी। इन्होंने दूसरा कर लिया, इन्होंने तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, इनकी गिनती खत्म नहीं हुई। अंतिम रूप से इन 9 महीनों में 16 मुकदमे इन्होंने नए दर्ज कर लिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड अचानक बनाया। मैं कस्टडी में हूं, कस्टडी में होते हुए मुकदमे दर्ज हो रहे थे और मुकदमे दर्ज जो हो रहे थे उसके साथ साथ 12 साल पहले जो मुकदमे दर्ज हुए जिन पर हाई कोर्ट ने रीओपन करने पर रोक लगा रखी थी, उनमें से भी 7 मुकदमे रीओपन कर दिए और एक कुल मिलाकर 8 मुकदमे पुराने, जिनको झूठा माना गया था, नकारात्मक एफआर कोर्ट में पेश हो गई थी, उनको भी रीओपन कर दिया। तो हो गया 16 नए और 8 पुराने रीओपन जिनमें कोर्ट में एफआर थी। 24 तक पहुंच गए साहब अपन। एक मुकदमा मैं पहले बता चुका हूं, मेरे खिलाफ पहले चल रहा था, राजकार्य बाधा का, पेन तोड़ने का, कागज फाड़ने का। 25 मुकदमे मेरे खिलाफ आज की डेट में पेंडिंग है, लेकिन सरकार लिख लिख करके 44 मुकदमे बताती है। यह वह मुकदमे बताती है जिनमें पुलिस ने, सरकार ने, इसी सरकार ने भी माना कि झूठे दर्ज कराए गए थे। केवल क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए 44 की बात करती है, कोई बात नहीं। अब सवाल आता है कि अचानक आपको एक आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल लगने लगा, तो कोई तो कारण होगा।
कौन लोग थे मुकदमा दर्ज कराने वाले, यह इंपॉर्टेंट बात है। 25 मुकदमे, दोबारा बोलता हूं, 31/3/2022 के बाद जो नए मुकदमों की बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के, जिनमें स्टे वैकेट हुआ और समेत मिलाकर 16 मुकदमे नए दर्ज किए। 8 मुकदमे वो जिनको कोर्ट में यह कहते हुए पेश कर दिया गया था कि मुकदमे झूठे थे, हमने अनुसंधान में झूठे पाए गए, वह रीओपन कर दिए गए 24, और एक चल रहा था पुराना 25। ये 25 लोग कौन थे? अब सुनिए जो रोचक बात है, आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे जब मैं बताने वाला हूं आपको। जिन रेपिस्टों को, जिन्होंने गैंग रेप किया था, सीआईडी सीबी ने 29 को जिनको मुलजिम माना था, 5 मुकदमे उन दरिंदों ने उन एफआईआर में जो मुलजिम माना गया था, जिनको इस सरकार ने बचाया था, और बचाने के कारण जो मुकदमे दर्ज हुए, उन लोगों ने 5 दर्ज कराए, जबकि मैंने इनकी शक्ल भी कभी नहीं देखी। मैं तो पीड़ित परिवार की पैरवी न्यायालय में कर रहा था, सेशन कोर्ट में, लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में पैरवी कर रहा था, और वो मुकदमा दर्ज कराते हैं कि धमकी दी, कभी पिस्टल दिखाई, कभी कुछ दिखाया, और ये मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और अगला सुनिए, एंटी करप्शन ब्यूरो में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 2010 में, एक पत्रकार महोदय, जिनके सभी मुकदमे हाईकोर्ट ने झूठे माने थे, पुलिस ने भी झूठे माने थे, जिनको रीओपन किया गया, उनमें से ये जो 25 मुकदमे बताए, उन 7 मुकदमे उन पत्रकार जी ने दर्ज कराए जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज है, और मैंने दर्ज कराई थी 2010 में। अद्भुत बात बताने वाला हूं, अब अगली सुनिए। 7 मुकदमे पत्रकार जी द्वारा और 5 मुकदमे उन दरिंदों के द्वारा जिन्होंने गैंगरेप, डकैती, अपहरण का अपराध किया था रात के 2:30 बजे सीकर जिले में। 12 हो गए। अब सुनिए बहुत रोचक बात। एक राष्ट्रीयकृत बैंक, सिंडिकेट बैंक में राजस्थान के लगभग बड़े ठीक ठाक से जागरूक लोगों को पता है, एक 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उस घोटाले में जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था शंकर खंडेलवाल। वो जेल में रहा, सीबीआई, ईडी और सारी संपत्तियां उसकी जब्त होने की कुछ कार्रवाई चली। शंकर खंडेलवाल के खिलाफ किसी मामले में हाई कोर्ट में मैंने पैरवी की और सुप्रीम कोर्ट से वह परिवादी जीता, और शंकर खंडेलवाल के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किए। मैं शंकर खंडेलवाल को भी कभी शक्ल से नहीं देखा, मैंने जानता नहीं, सबको पता है। इसके बावजूद शंकर खंडेलवाल ने 4 मुकदमे खुद ने दर्ज कराए, भाई से दर्ज करवाए और अन्य लोगों से दर्ज कराए। 4 मुकदमे, 12 पहले बता चुका हूं, 4 इनको जोड़ दीजिए, 16। आगे चलिए। 4 एफआईआर पुलिस के अधिकारियों ने दर्ज कराई, डिप्टी एसपी लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के, उन्होंने दर्ज कराई 4 एफआईआर। मुझे बताइए, जलियांवाला बाग में कौन से अंग्रेज ने गोली चलाई केवल फायर का आदेश करने के अलावा? भारतीयों ने भारतीयों पर गोली चलाई थी, ऊपर से अंग्रेज जनरल डायर के आदेश हुए और गोलियां धड़ाधड़ चली और हमारे भारतीय लोग मारे गए। और इस मामले में भी 4 पुलिस कर्मियों ने दर्ज कराया। अब हम पहुंच चुके हैं 20 पर। 25 मुकदमे मुझे बताने हैं, 20 मुकदमे पहुंच गए। और उसके बाद एक और भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज हुई थी 2009 में, वह भ्रष्टाचारी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है 3। हम पहुंच गए 23 पर। और अब बचती है 2 एफआईआर। 2 एफआईआर जो दर्ज हुई, दोनों मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज हुई। एक एफआईआर को हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया और एक एफआईआर में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, क्योंकि उनके ऐसा मामला बैठ नहीं रहा था गोवर्धन सिंह को इस एफआईआर में कैसे फंसा करके अंदर डालें। हो गए 25 मुकदमे। तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड 31/3 के बाद जो क्रिएट किया गया वह मुकदमे थे 24, एक पहले चल रहा था 25 में से 7 मुकदमे उस पत्रकार ने जिसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई थी मैंने।
4 मुकदमे शंकर खंडेलवाल जिसने 1200 करोड़ का घोटाला जनता के पैसों को लूट करके किया था, 4 मुकदमे उस शंकर खंडेलवाल ने कराए। 4 मुकदमे पुलिस ने दर्ज कराए। 5 मुकदमे उन बलात्कारी दरिंदों ने करवाए, खुद ने, वो मुलजिम है मेरी उस एफआईआर में, रेप में जिसको सीआईडी सीबी ने मुलजिम माना, वही दर्ज करा रहे थे। 3 मुकदमे उन अफसरों ने, सेल टैक्स के अफसरों ने दर्ज कराए जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में 2009 में एफआईआर दर्ज थी, और 2 अन्य जिनको मैं जानता नहीं। 25 मुकदमे जो मेरे खिलाफ दर्ज किए गए, और सरकार कहती है इससे खूंखार कोई अपराधी नहीं है। 121 दिन तक मुझे पुलिस हिरासत में इन झूठे मुकदमों में रखा गया। बताइए मैं खूंखार हूं कि नहीं? और मैं सच में खूंखार हूं तो किन के लिए खूंखार हूं? क्या यह चरित्र है सत्ता का? क्या बोलना अपराध है? क्या सत्य बताना अपराध है आपको? मेरा अपराध क्या बताना है बताऊं आपको? मेरा अपराध है कि मैंने न्यायालय में ईमानदारी से किसी की पैरवी की। मेरा अपराध है कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में भ्रष्टाचार उजागर न केवल उजागर किया, एफआईआर भी दर्ज कराई। मेरा अपराध है कि मैं नागरिकों को मालिक कहता हूं और उनको जागरूक करने की बात करता हूं। ये मेरे अपराध हैं। आप कल्पना करिए, मैं ये करूं और ये मैं नहीं करूं। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं करने चला। ईमानदारी और सच्चाई के साथ सारे काम किए। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अखबारों में खबरें छपाई, पुलिस ने विज्ञप्तियां जारी की, साहब हमने बहुत खूंखार अपराधी पकड़ लिया है। लेकिन आपको आज तक किसी ने बताया क्या? विज्ञप्ति में, अखबार में, टीवी में, किसी ने भी, जिनको सरकार द्वारा विज्ञापन मिलते हैं उनसे पूछिए। 9 महीने आपने मुझे रखा, 121 दिन पुलिस कस्टडी में रखा, 154 दिन आपने जेल में रखा। गोवर्धन सिंह के पास कोई भी अवैध धन मिला क्या आपको? अवैध प्रॉपर्टी मिली क्या? अवैध काम कोई मिला क्या? और अगर मिला तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं कि साहब हमको यह मिला? मुझे पता है आप बहुत ताकतवर हैं, और मुझे यह भी पता है कि सत्ता के माध्यम से, सत्ता की ताकत से आपने मुझे अंदर रख करके और उस पीड़िता के साथ अन्याय किया जिसके साथ गैंगरेप, अपहरण, डकैती हुई थी। इसको आपके यानी सीआईडी सीबी के 4 अफसरों ने माना है। और सुनिए, न केवल मेरे साथ किया, वो जो पीड़िता जिसके साथ गैंगरेप हुआ था उसके खिलाफ भी 3 मुकदमे झूठे दर्ज करके, और वह भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और वह भी लोग यही लोग हैं। यह है सत्ता का चरित्र। मुझे लग रहा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यह है मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप सुन रहे हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके सामने है। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने कुछ लोगों को धन्यवाद दिया। क्यों धन्यवाद दिया, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। इस पूरे दौर में इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबल तक जो पुलिसकर्मी थे उन पर सरकार और बड़े अफसर विश्वास नहीं करते थे कि भाई ये तो गोवर्धन सिंह को पसंद करने वाले लोग हैं। मैंने उनको धन्यवाद दिया जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसी न किसी रूप में मेरे से सिंपैथी, सहानुभूति रखते थे, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखा। और मैं आज 9 महीने सीखचों में रहने के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं और मैं मेरी बात कह पा रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं कब तक कह पाऊंगा। मुझे यह भी पता नहीं कि आधे घंटे बाद हो सकता है कि मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के बादशाह फिर से वापस जेल में डाल दें, क्योंकि अगर इसी तरह के मुकदमे करने हैं तो किसी के खिलाफ किए जा सकते साहब। आश्चर्य होता है मुझे कि मुकदमे कराने वाले का नाम भी नहीं सुना मैंने कभी। जो मेरे साथ मुलजिम बनाए गए उनका भी नाम नहीं सुना। मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, साहब मेरा नार्को टेस्ट करा दीजिए। सरकार को एप्लीकेशन लगाई कि मेरा भी करा दो, आरोपियों का करा दो। कोई नार्को टेस्ट नहीं करा रहे हैं। मुझे बताइए क्या गजब की सरकार हमने और आपने मिलकर चुनी थी, जो एक नागरिक होने के नाते अन्य नागरिकों को यानी मालिकों को जागरूक करता था। उसको इतना बड़ा क्रिमिनल आपने बताया, बनाया, और बना करके 9 महीने आपने जेल में रखा।
121 दिन पुलिस कस्टडी में रहने वाला मैं एकमात्र व्यक्ति हूं राजस्थान में, शायद ही किसी आतंकवादी को भी, किसी खूंखार अपराधी को इतना पुलिस कस्टडी में लगातार नहीं रखा गया। 9 महीने की जेल में, 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में। मैं और रोचक बात बताने वाला हूं, क्यों नहीं बताऊंगा। मुझे हमेशा लगता था कि एक न एक दिन ये सच्चाई सामने आएगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तो जनता बड़ी ताकतवर है, जनता बड़ी समझदार है, जनता को सब समझ में आता है। मेरे को केवल आप तक बात पहुंचानी, निर्णय आप करिएगा, जो निर्णय आपको ठीक लगे वो करिएगा। मुझे पहली बार 9 महीने में बोलने का मौका मिला है, इससे पहले मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। क्या क्या यातना नहीं दी, मुझे लगता है मुझे यातनाएं देने वाले भी अभी देख रहे होंगे मुझे। पुलिस क्या क्या यातनाएं देती, 121 दिन यानी 4 महीने से ज्यादा मुझे पुलिस की कस्टडी यानी रिमांड पर यानी हिरासत में रखा गया, सींखों के पीछे रखा गया। कैसी कैसी यातनाएं ये नहीं दे सकते, वो दी गई थी मुझे। गलती क्या, नागरिकों को जागरूक करने का अपराध, एंटी करप्शन ब्यूरो में FIR भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दर्ज कराने का अपराध, ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी पीड़ित की पैरवी न्यायालय में करने का अपराध। कुछ लोगों को लगता है कि सत्ता ने किसी को दमन कर लिया, लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर इस प्रकार से न्यायालय में पैरवी करने पर, ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में पैरवी करने पर मुकदमे होंगे तो यह गलत परंपरा डल गई है। और सबसे ज्यादा खतरे की बात है काले कोट वालों के लिए। यह उदाहरण स्थापित किया है ताकि सारे वकील यानी राजस्थान के वकील किसी भी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ पैरवी नहीं करें। यह उदाहरण स्थापित करने के लिए किया गया है। जब भी आप ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ अगर करेंगे तो उदाहरण देकर समझाएंगे, देखो गोवर्धन सिंह को भी हमने झूठे मुकदमों में 9 महीने तक सींखों के पीछे डाल दिया था। कौन वकील हिम्मत करेगा? हो सकता है मेरा दमन हुआ, लेकिन मैं यह मानता हूं यह दमन मेरा नहीं हुआ, ये पूरे काले कोट के पूरे समुदाय के का दमन किया गया था। आज वकील का दमन इसलिए किया गया कि बड़े सक्षम व्यक्ति के खिलाफ पैरवी की। कल अगर किसी मजिस्ट्रेट ने, जज ने किसी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ ऑर्डर कर दिया तो यही मुकदमे उनके खिलाफ भी दर्ज हो सकते हैं। कौन सा सेक्शन नहीं छोड़ा, कानून में जितने भी अपराध हो सकते थे सब मेरे खिलाफ इन्होंने डाल दिए गए। हो सकता है और भी डाल दें, लेकिन आपको जानकारी में तो रहना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। और सुनिए, इन्होंने कहा गोवर्धन सिंह का हमने बैंक खाते सीज कर दिए। जब सीज कर दिए, आपने इतनी विज्ञप्तियां दी, सरकार के लोगों ने इतनी विज्ञप्तियां दी, आप जनता को यह भी तो बताते कि हमको यह अवैध धन मिला, नहीं बताया। आपने ऑफिस सीज करना बताया, क्या अवैध चीज वहां से मिली आपने नहीं बताया। और जो आप खेल कर रहे थे वह मुझे लगता है राजस्थान के हर व्यक्ति को पता लग गया था। शुरुआत में जब 1-2 मुकदमे हुए तो जनता को लगा कि कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन जब मुकदमा तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 15वां, 20वां, 25 तक गाड़ी जब पहुंची और इन्होंने 44 मुकदमे बताए, जनता ने कहा भाई गड़बड़ है। अब जनता करे क्या, प्रश्न यह है। मुकदमे हो गए, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसे गुजरना पड़ेगा। जनता क्या करे वो जनता अपने समय आने पर तय करे। लेकिन और सुनिए, मुझे एक बात कहनी है आपको, केवल पुलिस कस्टडी में रह करके इनका जी नहीं भरा था। मुझे कहां रखा गया आपको बताएं क्या? जेल में उस जगह रखा गया जहां पर आतंकवादी, पाकिस्तानी, खूंखार अपराधी और फांसी की सजा प्राप्त लोग जो जहां पर होते हैं उस जगह रखा गया। और उस व्यवस्था में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि यह ठीक ढंग से सांस नहीं ले सके, इसकी व्यवस्था की। चूंकि मामला मेरा नहीं था, बात मेरी भी नहीं थी, इसलिए मुझे पता था कभी न कभी सच्चाई सामने आएगी तो वो सब चीजें मैं आपके सामने रख पाऊंगा। यह मैंने कोशिश की है आपके सामने आज। 121 दिन पुलिस कस्टडी, 154 दिन जेल, कुल मिलाकर 9 महीने मैं आपके सामने हाजिर हूं और मैं अपनी बात रख रहा हूं। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई लगती है, आप विचार करिएगा कि हमने कैसे लोगों को वोट दिए थे और उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। मेरी बात नहीं है,
इन्होंने ऐसे बड़े बड़े सक्षम लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करके और उनको झूठा फंसाया। इन मुकदमों के माध्यम से सरकार चला रहे और कुर्सी के पाये पकड़कर बैठे ताकि सरकार हिले नहीं। आपको मैं हंसने वाली बात बताऊं एक, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज की, बहुत मजेदार एफआईआर है। मैं जयपुर में रहता हूं, हाईकोर्ट जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं। मेरे खिलाफ बीकानेर में एक एफआईआर दर्ज की कि गोवर्धन सिंह के ने गैस कनेक्शन होते हुए 40 किलो गेहूं और 18 लीटर केरोसिन राशन डिपो से खरीदा। मुझे लगता है कि गजब की एफआईआर थी। इस एफआईआर में मुझे लगभग 10 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। मैंने राशन कार्ड दे दिया इनको कि राशन कार्ड में कोई एंट्री नहीं है, ना हमने कोई राशन लिया, नहीं कोई बात है, ये सब चीजें जो फेक लाए हैं, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इसके बावजूद मुझे 10 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के बाद लगभग 1 महीने जेल में इन्होंने रखा और कहा साहब खूंखार अपराधी है और साहब भयंकर अपराध इसने किया है, और 9 महीने तक इस तरह के मुकदमे दर्ज करके इन्होंने मुझे अंदर रखा। और सुनिए हंसने वाली बात, मेरा हथियार लाइसेंस रद्द किया तब जब मैं इनकी कस्टडी में था, और एक एफआईआर दर्ज की कि साहब गोवर्धन सिंह ने हथियार तो किसी के माध्यम से जमा करा दिए, कारतूस जमा नहीं कराए। अब बताइए मैं जेल में कस्टडी में बैठा, मैं कारतूस कैसे जमा करूंगा? उसमें भी एफआईआर दर्ज करके और मुझे लगभग 11 दिन पुलिस कस्टडी में रखा और लगभग 1-1.5 महीने तक जेल में रखा। क्या गजब के लोग हैं साहब, कैसे गजब के लोग हैं। मुझे बताइए, आपको लग नहीं रहा क्या कि यह खेल किस हद तक चल रहा था? और खेल आपको लगता अभी नहीं चलेगा क्या? अभी तो 10 महीने और हैं, चलेगा, मुझे पता है चलेगा। फिर भी आपके सामने रखता हूं। मैंने केवल 2 बड़ी मांग की, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहला, इन सब मुकदमों की जांच सीबीआई से करा दो। जो अभी जांच कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी के अधीन काम कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई से जांच करा दो। और दूसरी मांग, जो पुलिस ने किया और जो न्यायालय में हुआ, इसकी जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से करा दो, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। नहीं कराएंगे साहब, बात ही नहीं करेंगे। और करेंगे क्या? अब बताता हूं क्या करेंगे। और मुकदमे दर्ज होंगे और उन मुकदमों में फिर से मुझे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। मैं तैयार हूं 10 महीने के लिए। और मुझे पता है कि 10 महीने बाद क्या होने वाला है। इनके खुद के मंत्री, इनके खुद के नेता ये कह रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठने लायक लोग आएंगे। अब ये व्यवस्था जो सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें फॉर्च्यूनर के बजाय एक ऑटो में बैठने लायक व्यवस्था ये लोग करने में लगे। चिंता उनको होनी चाहिए जो इनके बैनर तले चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर सरदारपुरा विधानसभा का कोई भी व्यक्ति मुझे देख रहा है, मैं उससे विनती करता हूं, मैं उससे आग्रह करता हूं कि आपकी विधानसभा में हर एक व्यक्ति को यह वीडियो दिखाइएगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं सब इस वीडियो को शेयर करिएगा और सरदारपुरा विधानसभा के हर एक वोटर को, मतदाता को यह वीडियो दिखाइएगा और सवाल करिएगा कि जनता को बताइए कि उसके पास क्या अवैध मिला था, बताइए जनता को। और इसकी जांच सीबीआई से करा दीजिए और एक न्यायिक जांच भी करा दीजिए पुलिस की भूमिका की। और जो सब कुछ घटा इस 9 महीने में, जेल में जो हुआ और जो बाहर हुआ, मैं यहां पर दोबारा बोलता हूं आपको, निचली जो व्यवस्था थी, पुलिस के कांस्टेबल थे, पुलिस के इंस्पेक्टर तक के लोग थे, वह लगातार समझ रहे थे कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो असहाय महसूस कर रहे थे और लगातार जो है मेरी तरफ असहाय नजरों से देखते थे। लगातार 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में जब मैं था, जेल में जाने के बाद भी जेल स्टाफ ने जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसमें मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखने की कोशिश की और बोला समय बदलेगा, सच्चाई एक दिन सामने आएगी। और सच्चाई सामने आई। मैं 9 महीने बाद आपके सामने आया। मैं शायद राजस्थान का पहला व्यक्ति हूं जिसके खिलाफ 24 मुकदमे, जो एक पुराना छोड़ दो, 24 मुकदमों को डिस्पोजल या जमानत जो है मुझे 9 महीने मिल गई। अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति होता तो शायद 4-5 साल तक बाहर नहीं आ सकता था। हूं ना मैं खूंखार क्रिमिनल? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। इनकी नजर में खूंखार क्रिमिनल कौन होता है? जो जनता को सच्चाई बताता है। एक और बात मुझे कहनी है यहां पर। एक हत्या का मुकदमा दर्ज किया मेरे खिलाफ।
हंसी आएगी आपको। जिसकी हत्या करना बताया वो तो जिंदा है। एक सरकार के बड़े व्यक्ति ने कहा अब ये मरेंगे। और आपको यह सुनकर यह भी आश्चर्य होगा कि यह जो मेरे खिलाफ दमन चक्र चला, मुझे जो यातनाएं दी गई और मुझे जेल भेजा गया और वहां जो चल रहा था वो आपके पैसे से चल रहा था। आपके पैसे से, आप जो देख रहे हैं आपके पैसे से। आश्चर्य हो रहा है? तो बताता हूं आपको, जो मैं तो ऑथेंटिक बोलने वाला व्यक्ति हूं ना, आप लोग मेरा भरोसा करते हैं, इसका भी जवाब देता हूं आपको। कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ पैरवी करने जाते थे। उनको राजकोष यानी आपके टैक्स के पैसे से पैसा दिया गया। जयपुर हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, स्पेशल वकील खड़े किए गए इस मामले में पैरवी करने के लिए। और लोअर कोर्ट्स में जहां 5,000 फीस भी सरकार नहीं देती है, वहां पर 3.25 लाख, 2.25 लाख और 2-2 लाख रुपए पेमेंट किए गए एक एक केस के लिए। करोड़ों रुपए राजकोष से यानी आपके टैक्स के पैसे से गोवर्धन सिंह को जेल में डालने के लिए राजकोष यानी सरकार ने अपनी जेब से नहीं, सरकार ने आपके टैक्स के पैसे से मेरे पर खर्चा किया। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर जितना भी भुगतान हुआ वो आपकी जेब से गया था। इससे इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता कि गोवर्धन सिंह को आप पसंद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आपके टैक्स के पैसे का उपयोग उस देशभक्त पर किया जिसने ठीक ठाक काम करते हुए जनता को जागरूक करने की कोशिश की, हिंद की जय करने की कोशिश की। बहुत रोचक बात बता रहा हूं आपको। कोर्ट में जब यह पैरवी चलती थी, सरकार के 3-3 AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद रहते थे, स्पेशल पीपी मौजूद रहते थे। इनको करोड़ों रुपए का भुगतान, करोड़ों रुपए का, दोबारा बोल रहा हूं, करोड़ों रुपए का भुगतान आपकी जेब के पैसे, टैक्स के पैसे का किया गया। अब सवाल आता है कि कुछ लोग चिंतित हैं कि मेरी वकालत रद्द कर दी गई। साहब, मैं मानता हूं कि मैं एक छोटा व्यक्ति था और मैं जिन लोगों के खिलाफ किसी लड़ रहा था न्याय की लड़ाई, न्यायालय के समक्ष कलम से, गाली नहीं निकाली मैंने। और गाली निकाली हो तो आप पूछिए उन जांच करने वालों से कि कोई भी आपको व्यक्ति मिला क्या जिसने मेरे मुंह से गाली सुनी थी? नहीं निकाली, लठ नहीं चलाया, अपराध नहीं किया, केवल न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। उस दमन चक्र को चलाने में कहा कि गोवर्धन सिंह जैसा वकील इस सिस्टम में नहीं होना चाहिए। क्या किया गया यह भी आपको बताना बहुत आवश्यक है। मेरी एक शिकायत सरकार के एक पुलिस अधिकारी ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में की। मैं जेल में था, मुझे नोटिस भी नहीं मिला, मुझे जवाब देने का मौका भी नहीं मिला, और केवल इस आधार पर कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, अभी तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, चार्ज भी नहीं लगा, और कहा कि गोवर्धन सिंह को कहीं पर भी वकालत करने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, यह कहते हुए निरस्त कर दी गई। इतनी स्पीड से काम किया गया। कौन कर रहे थे? तो मेरे खिलाफ जो चीजें हो रही थी वो इतनी स्पीड से की गई कि लोगों में, वकीलों में यह मैसेज जाना चाहिए कि किसी भी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ आपने कैसे बोला, आपने न्यायालय के समक्ष किसी भी ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कैसे पैरवी की। यह मैसेज सरकार ने दिया। और अगर मेरे को यह बोलने का राइट है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं बता रहा हूं, आप अपना मूल्यांकन करिएगा कि वास्तव में सच में क्या हुआ होगा। आज तक मेरा पक्ष आपके सामने आया ही नहीं कभी, केवल अखबारों ने छापा जो पुलिस ने कहा। मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बड़ी खबर यह है कि गोवर्धन सिंह ने 40 किलो गेहूं राशन डिपो से खरीदा, गोवर्धन सिंह को पीसी दी गई, जेसी किया गया, यह बड़ी खबर है? या यह बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने दिए? आप पूछिए जनता से, पुलिस से, नेताओं से, मीडिया से पूछिए कि यह खबर किसी ने कहीं पढ़ी क्या? किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल पर पट्टी चली क्या? किसी चैनल ने खबर दी आपको क्या? नहीं दी ना। तो मीडिया क्या कर रहा था? वह कर रहा था, जब ताकत
काम करती है तो इस हद तक काम करती है, और काम किया ताकत ने। मेरे साथ ये जो करके जो इन्होंने किया, मान लीजिए मेरी हत्या भी कर देते ये लोग, गाड़ी पलटा देते या मेरे गोली मार देते या एनकाउंटर कर देते, तो क्या आपको लगता है या इनको लगता है कि आसानी रहती क्या? मेरे जैसे बहुत सारे लोग और खड़े होते होंगे, हैं। बस इतनी सी बात आपको अगर समझ में आ जाए, पुलिस क्या क्या यातना देती है आपको समझ में आ रही होगी ना? नहीं समझ में आ रही है तो मुझे लगता है कभी मैं और सेशन में बताऊंगा कि यातनाएं क्या क्या दी गई, कैसे दी गई, क्या क्या किया गया। और मेरी चीख सुनाई जाती थी, सर कहकर मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर करके चीखें सुनाई जाती थी। बड़े लोगों को आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन लोग होंगे जिनको चीख सुनकर के खून बढ़ता था उनका, या उनका अहंकार शांत होता था। देखिए, हम सत्ता में हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम ताकत में बैठे हुए अफसर हैं, और हमने गोवर्धन सिंह को झूठे मुकदमों में कस्टडी में लेकर के इतनी यातनाएं दी है कि वो जीवन में कभी नाम नहीं लेगा किसी को न्याय दिलाने का। और हमने उसकी वकालत भी रद्द कर दी, हमने उसका हथियार लाइसेंस भी रद्द कर दिया। अब उसके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। और इस सब के बाद जो राजस्थान में माहौल बनाया है उसकी जानकारी अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो क्या यह राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा? होना तो जो हो गया और हो रहा है, लेकिन आपकी जानकारी में जरूर रहना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बातें बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी है, और भी बहुत सारी है, लेकिन एक बार शुरुआत मैंने आपको बता दिया कि सरकार अभी 10 महीने और है। मुझे पता है कि इस लाइव के बाद आसानी से बैठने वाले ये लोग नहीं हैं। 9 महीने बाद मैं बाहर आया हूं और अगले 10 महीने ये लोग और मुझे झूठे मुकदमों में रख सकते हैं, क्योंकि मेरे ये समझ में आ गया अब जो व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स होने की ओर था, अन्यथा इतने झूठे मुकदमों में मुझे अंदर नहीं रखा जा सकता था। एक मुकदमा दर्ज किया, पुलिस कस्टडी में रखा, जेल भेजा, जमानत होती दूसरे में ले गए, दूसरे के बाद तीसरे में ले गए, चौथे में ले गए, पांचवें में ले गए, छठे में ले गए। पूरा सिस्टम जो है मूक दर्शक बना देख रहा था, और बहुत जो लोग कह रहे थे गलत हो रहा है उनको साइडलाइन कर दिया गया था। बागडोर उनको संभलाई गई जो जनरल डायर के फायर का आदेश करते ही एफआईआर का फायर करे, यातनाएं दे, जेल में यातनाएं दे, और वो सब काम इस राजस्थान की धरती पर हुआ, मेरे साथ ही हुआ। ये कोई बहादुरी नहीं थी। राजस्थान का एक बादशाह अगर किसी एक नागरिक जो सच्चाई और ईमानदारी से खड़ा होता है उसको यातनाएं दे दे, झूठे मुकदमे जेल रख दे, यह बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि 9 महीने यातनाएं भुगतने के बाद भी जनता को सच बताए। मुझे लगता है यह काम जो मैं कर रहा हूं, मुझे पता है इसके परिणाम क्या होने हैं, इसके बावजूद मैं तैयार हूं अगले 10 महीने के लिए। सवाल इतना सा है कि आप आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और वकील के साथ करेंगे, परसों किसी और नागरिक के साथ करेंगे। मैं अखबारों में पढ़ा, मुझे बाहर भी लोगों ने बताया कि मेरा उदाहरण दे दे करके जितने भी भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने वाले लोग थे, किसी की टांगों में कीलें ठुकवा दी, किसी के पैर तुड़वा दिए, किसी को जेल भिजवा दिया। ऐसा गजब का दमन चक्र चलाया उन देशभक्तों के खिलाफ, उन ईमानदार लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे थे। पूरे राजस्थान में अभियान चला करके उन सब लोगों पर दमन चक्र चलाया गया। ये मेरे साथ नहीं हुआ अकेले के साथ, ये लड़ाई मेरी भी नहीं थी और लड़ाई मेरी है भी नहीं। मेरे मन में बदले की भावना नहीं है, लेकिन मैं बदला नहीं हूं। दोबारा बोल देता हूं, मेरे मन में बदले की भावना नहीं है, लेकिन मैं बदला नहीं हूं। मैं जो हिंद की जय का काम कर रहा था वह काम जारी रखूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जान भी देनी क्यों ना पड़े। इन 9 महीने में मेरे परिवार, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे साथियों ने क्या नहीं भुगता है, आप कल्पना करिए। उन लोगों के खिलाफ भी झूठे मुकदमे, जिसने मेरा नाम लिया उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे। किस हद तक गिरे, किस हद तक गिरे। और मुझे लगता है अगर वो जो जिन लोगों ने ऐसा किया, अगर मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, एक बार कल्पना करो यार, आपके भी तो बच्चे हैं, क्या आप कैसा देश देना चाहते हैं, कैसा राजस्थान उनको देना चाहते हैं। हो सकता है आप सक्षम हैं, आप पैसे वाले हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में जो हालात हो रहे हैं, ये जो पार्टनरशिप अपराधियों की हो रही है सरकार के साथ,
क्या आपके आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य दे पाएगी क्या? केवल पैसे होने से उज्जवल भविष्य नहीं था। पैसे तो आजकल जो है फिरौतियां मांग रहे हैं, पैसे जा रहे हैं उनसे जो कमाए थे। लेकिन राजस्थान कैसा मिल रहा है? मुझे लगता है कोई जमाने में जब हम बोलते थे आज से 20 साल पहले जैसा यूपी और बिहार होता था, आज उससे भी बदतर हालात में राजस्थान पहुंच चुका है। किसने किया? विचार करने की जरूरत है। मैं सदैव मानता हूं कि जो करता है ईश्वर वो ठीक करता है। हो सकता है ईश्वर ने इसके पीछे भी कुछ न कुछ ठीक सोच रखा होगा। तो मैं इस भाव से लगातार 9 महीने तक यातनाएं सहन करता रहा, और सहन करने के बाद मुझे जब मौका मिला और मैंने आपको ये सारे तथ्य बताए, मैं आज आपसे पुनः वादा कर रहा हूं कि जब तक अंतिम प्राण है, अंतिम सांस है, तब तक यह हिंद की जय का काम, ये देशभक्ति काम जारी रहेगा। यह मैं आपसे पुनः वादा कर रहा हूं। तब भी कि जब मैं 9 महीने यातना झेल चुका हूं, तब भी जब मुझे पता है 10 महीने की सरकार आज तक अभी मौजूद है, और तब भी जब मुझे यह पता है कि फिर से ये झूठे मुकदमे मुझे डालेंगे, बस आपसे 2 मांग है छोटी सी। एक बार खड़े होकर के अगर आप नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी। बोलिए कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ सभी मुकदमों की जांच सीबीआई से कराई जाए। क्या क्या गलत मांग है? मुझे बताइए। ये क्या इसमें गलत मांग है कोई? भाई हम ही झूठे मुकदमे करेंगे, हम ही जांच करेंगे, हम ही जेल भेज देंगे। क्या गलत मांग है? नहीं मांग है तो अगली मांग कि जो पुलिस ने किया, जो एक्ट किया, जो पिछली बार किया 12 साल पहले और इस बार जो किया, दोनों को मिलाकर के इसकी एक न्यायिक जांच भी करवा दीजिए कि किसने क्या क्या किया। बस इतनी सी बात है। और मैं आज लाइव भी कोर्ट में भी लिख कर दिया है मैंने कि मेरा इन सभी मुकदमों में नार्को टेस्ट कराओ, पॉलीग्राफ टेस्ट कराओ, या और जितने भी टेस्ट हो सकते हैं सच्चाई बताने के, वो सारे टेस्ट कराओ। और मैं यह भी कहता हूं जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे कराए उनका भी नार्को टेस्ट कराइए। जिन्होंने अनुसंधान किया उनका भी नार्को टेस्ट करा दीजिए, अन्यथा 10 महीने बाद जनता आपका नार्को टेस्ट कर देगी। अन्यथा जनता आपको चांद तारे दिखाएगी। मुझे यह विश्वास है। इसी विश्वास से आपके सामने आया हूं। मैं आपका गोवर्धन जो काम धर्म की रक्षा के लिए हो सकता है करता रहूंगा। इसी वादे के साथ फिर मिलूंगा। अगर मुझे सरकार में पुणे जेल में नहीं डाला, मैं फिर लाइव पर आऊंगा, लेकिन अगर मुझे जेल में डाल देते हैं फिर लाइव पर आपको आना है। धन्यवाद। जय हिंद।